AIEEE यानी JEE मेन 2003 का क्वेश्चन है। पर है कि द स्केल ऑफ द लोअर रीड्स MKG, अपर जो है वो कोई मतलब ये तो MKG रीड करेगा लेकिन ये रीड करेगा ही नहीं। क्या बात करते हो यार, इसमें कोई टेंशन नहीं है क्या? तो हम 70 डिवाइडेड बाई 10 और ऑब्वियसली आपका आंसर जो होगा वो केजी में होगा। इसका मतलब ये 7 केजी, मतलब पता चल गया कि ये चीज जो है वो 5 केजी का है ना बच्चों। नहीं था तो रीडिंग 0 थी, जब आपने ला के रखा तो रीडिंग 5 केजी हो गई। तो भाई आखिर इसने मेजर क्या किया है? हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्प्रिंग की, यानी अगर सिस्टम में कोई स्प्रिंग अटैच्ड हो है ना, तब उसको हम कैसे डील करेंगे। अब बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों। सबसे पहले ना तुम इस स्प्रिंग में टेंशन निकाल लेना। मैं तो कहता हूँ स्प्रिंग को भी थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग ही मान लेना, टेंशन निकाल लेना जैसे हम लोग हमेशा निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस टेंशन को इक्वेट करा देना kx से, क्योंकि आपको याद होगा जब कभी भी किसी स्प्रिंग को हम x खींचते हैं है ना बच्चों, x इलोंगेट करते हैं, तो इसमें जो टेंशन पैदा होता है, या यूं कहें कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है वो होता है k इंटू एक्स। तो याद रखना स्प्रिंग में जो टेंशन होता है, स्प्रिंग में भी तो तनाव होगा ना जब आप इसको खींचेंगे, तो वो kx के बराबर होगा, जिसमें x जो होगा वो इलोंगेशन होगा, ठीक है। अगर स्प्रिंग खिंचाया है तो वो x इलोंगेशन होगा, अगर स्प्रिंग दबा है तो वो x कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है। पहले भी हमने देखा है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हम सिचुएशन को और अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है। और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी k की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है बच्चों, कितनी है बताइए? तो 2000 न्यूटन पर मीटर। आपको बताना है कि इसमें कितना इलोंगेशन हुआ है। अच्छा बच्चों, इतना तो कंफर्म है ना कि जब आपने स्प्रिंग में मास को अटैच करके छोड़ा होगा तो ये थोड़ा नीचे आया होगा, यानी ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही पता करना है कि ये कितना इलोंगेट हुआ है, आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। हो गया बच्चों, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम इसमें टेंशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और आप जानते हैं कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ ऑब्वियसली इसमें टेंशन आएगा। अब चूंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो टेंशन होगा वो कहीं ना कहीं 50 न्यूटन के बराबर होगा। लेकिन हमको इस टेंशन को इक्वेट कराना है किससे? kx से, क्योंकि ये स्प्रिंग का टेंशन है और स्प्रिंग में जो टेंशन पैदा होता है वो kx होता है। तो हम इस t की जगह पे kx लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 50। तो बच्चों एक बात बताओ, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 50 डिवाइडेड बाई k, और बच्चों k की वैल्यू है 2000। अच्छा, कहीं भी मैंने यूनिट नहीं लिखा है यहाँ, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो 50 है वो न्यूटन में है, यानी SI यूनिट में है। इवन बच्चों ये जो k है वो भी न्यूटन पर मीटर में है, यानी SI यूनिट में ही है। तो इसका मतलब हुआ जो इलोंगेशन मिलेगा, जाहिर सी बात है इलोंगेशन एक टाइप का लेंथ है, वो SI यूनिट में ही मिलेगा, यानी मीटर में ही मिलेगा। तो चलिए अब इस 0 से 0 को कैंसिल करिए, है ना बच्चों। और आई थिंक कि द आंसर विल बी कितना बताओ, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो मैं तो कहता हूँ 5/2 करोगे तो 2.5 होगा। तो ये हो जाएगा 2.5, और नीचे 100 है। अरे 2 से 5 को तो काट दिया तुमने ना, तो नीचे 100 बच रहा है। 100 ऊपर जाके बनेगा बच्चों कितना बताओ? 10⁻⁻², और आंसर आएगा आपका मीटर में। और बच्चों एकदम याद रखना 10⁻²का मतलब होता है सेंटी, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बच्चों कितना बताओ जल्दी? तो 2.5 और 10⁻², एकदम रटने वाली बात है ये। सेंटी का मतलब ही 10⁻² होता है। तो 10⁻² की जगह आप सेंटी लिखेंगे, और मीटर, इसका मतलब हुआ इस स्प्रिंग में 2.5 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हुआ है ना बच्चों, लगभग इतना इलोंगेशन हुआ है। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे भी हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेइंग मशीन देखा है आपने? तो बच्चों इस टाइप की एक मशीन होती है, आपने दुकानों में देखा होगा, है ना। और एक होता है बच्चों स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस टाइप की चीज़ होती है, इसमें हम चीज़ों को लटकाते हैं, बोलो। तो यहाँ का जो ये पॉइंटर है वो नीचे आके इसका मास बता देता है कि कितना मास इसमें लटका हुआ है। सिलेंडर वगैरह, सिलेंडर का वेट मेजर करने के लिए, या वेट कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, मास मेजर करने के लिए आपने देखा होगा जो डिलीवरी वाला होता है वो एक ऐसा गोलाकार टाइप का स्प्रिंग बैलेंस ही लेके आता है,
है ना। और पहले हमारे ज़माने में ना चाबी रिंग मिला करता था, इसका की रिंग होता था, तो उसमें हम लोग 2 kg 4 kg की चीज़ को लटका के मेजर करते थे कि उसका मास कितना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यूज होती हैं हमारे डेली लाइफ में चीज़ों का मास मेजर करने के लिए, ठीक है। तो सवाल है भाई कि ये मेजर करते क्या हैं और मेजर करते कैसे हैं, है ना बच्चों। जैसे मान लो अभी इसके ऊपर जो रीडिंग है वो 0 0 है, कुछ भी नहीं लिखा कुछ भी नहीं रखा हुआ है इसके ऊपर। सिमिलरली इसकी भी जो रीडिंग आपको दिख रही है वो 0 है, बोलना यार, क्योंकि कुछ भी नहीं लटका हुआ है इस पर। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ ला के रखते हैं, अब रीडिंग बदल जाएगी। मतलब पता चल गया कि ये चीज़ जो है वो 5 kg का है ना बच्चों। नहीं था तो रीडिंग 0 थी, जब आपने ला के रखा तो रीडिंग 5 kg हो गई। तो भाई आखिर इसने मेजर क्या किया है ना बच्चों। तो याद रखना, वेइंग मशीन ना नॉर्मल को मेजर करता है। वेइंग मशीन को इसके मास वास से कोई लेना देना नहीं है। वेइंग मशीन को इस बात से मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना नॉर्मल लगा रहा है, या ये इस ऑब्जेक्ट पे कितना नॉर्मल लगा रहा है, और दोनों तो सेम ही होगा ना बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ये नॉर्मल को मेजर करता है। तो चलिए हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट है बच्चों, m मास का ऑब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं कि इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। क्लियर। अब चूंकि यार ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो सवाल है ये रीडिंग क्या बताता है। ये जो 5 kg इसने बताया है, जाहिर सी बात है वेट जो बच्चों वो kg में है, 5 kg इसने जो बताया है वो कैसे बताया है, क्या डायरेक्ट नॉर्मल बता दिया इसने, तो नहीं बच्चों। इसकी जो रीडिंग होती है ना वो एक्चुअली नॉर्मल बाई जी होती है। पहले ये नॉर्मल को मेजर कर लेगा और उसके बाद उस चीज को जी से डिवाइड करेगा। फिर से बोलो बच्चों, फिर से। वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, तो नॉर्मल बाई जी, ठीक है। अब देखो हम इस नॉर्मल की जगह पे mg लिखेंगे तो ये mg बाई जी हो जाएगा, और g से g कैंसिल होगा और अल्टीमेटली आपको मास बता देगा। और जाहिर सी बात है भाई हमको इससे मास ही चाहिए। अरे 5 kg की अगर चीज है तो उस पर नॉर्मल तो 50 न्यूटन लगेगा, तो 5 kg चीज का रीडिंग ये 50 थोड़े बताएगा। 5 kg चीज का रीडिंग ये 5 ही kg बताएगा। तो ये क्या करेगा, नॉर्मल को g से डिवाइड करके इसका आंसर बता देगा, ठीक है। सही है, तो याद रखना ये नॉर्मल बताता है। और यही वजह है बच्चों कि मान लो अगर हम इसको ऊपर से दबा दें, ऐसे दबा दें, क्या बोलते हो, दबा देंगे तो क्या रीडिंग अभी भी 5 kg ही रहेगा क्या, नहीं, कुछ 7 kg हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, मेरे दबाने से इसका मास बढ़ गया है। मास तो अभी भी 5 ही kg है, लेकिन मेरे दबा देने से नॉर्मल बढ़ गया। अरे बोलना, मान ले बच्चों मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया नीचे, तो नीचे टोटल कितना फोर्स हो गया। मान लो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो 50 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा था। मैंने क्या किया, नीचे लगा दिया 20 न्यूटन का फोर्स। तो जब ऊपर नॉर्मल तुम मेजर करोगे तो नॉर्मल अब की बार कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन। और तब रीडिंग कितनी होगी, तो जो रीडिंग होगी वो नॉर्मल बाई जी, नॉर्मल का मतलब 70 और जी का मतलब 10, मिला जुला के ये अब आपको 7 kg बताएगा। आप समझ रहे हैं। तो इसको इसके मास से मतलब नहीं होता है, इसको मतलब होता है कि इसके ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है। सिमिलरली भाई इसको किस चीज़ से मतलब होता है, तो एक काम करते हैं, हम एक मास को यहाँ पहले लाके लटकाते हैं। देखो अभी मैंने छोड़ा नहीं है, छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। और कितना, ये भी 5 kg दिखा रहा है। तो ये क्या मेजर करता है, तो ये अपने ऊपर का नॉर्मल मेजर करता है बच्चों। ये अपने अंदर टेंशन मेजर करता है, टेंशन मेजर करता है बच्चों। स्प्रिंग बैलेंस मेजर टेंशन इन इट, ठीक है। तो अगर मैं अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चों, तो जाहिर सी बात है इस पर ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा। अरे बोलो ना यार, इस पे ऊपर की तरफ क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये धागे से बंधा हुआ है, टेंशन लगेगा। अच्छा एक और बात है बच्चों, जो टेंशन इस धागे में होगा वही टेंशन इस स्प्रिंग में भी होगा। जब तक रास्ते में कोई मास ना आए, जब तक स्ट्रिंग रास्ते में किसी मास से अटैच ना हो, तब तक बच्चों टेंशन में बदलाव नहीं होगा। तो ये मत समझना कि धागे में कुछ और टेंशन होगा, स्प्रिंग में कुछ और होगा, इस धागे में कुछ और होगा, नहीं, यहां से लेकर यहां तक टेंशन हर जगह सेम होगा, ठीक है। चलिए तो सही है। अब ये क्या मेजर करेगा, तो टेंशन मेजर करेगा। और जाहिर सी बात है चूंकि ब्लॉक रेस्ट में है
अरे जितना इसको इलोंगेट होना था हो चुका है, अभी रेस्ट में है। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी टेंशन शुड बी इक्वल टू mg। अब ये रीडिंग क्या देगा? तो बच्चों ये रीडिंग देता था नॉर्मल बाई जी, ये रीडिंग देगा टेंशन बाई जी। अब आप जानते हैं टेंशन की जगह पे आप mg रखेंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली ये भी आपको मास बता देगा। क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसको मान लो पकड़ के खींच दे तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात, अब ये 5 kg ना दिखा के कुछ 7 kg दिखाएगा, 7 kg दिखाएगा। तो बच्चों क्या लग रहा है, मेरे खींचने से क्या इसका मास बढ़ गया? नहीं, मास तो अभी भी 5 ही kg होगा, लेकिन मेरे खींचने से इस धागे में या इस स्प्रिंग का टेंशन बढ़ गया। जितना ज़्यादा खींचोगे तनाव उतना ज़्यादा होगा, और टेंशन बढ़ गया इसीलिए रीडिंग बढ़ गई। क्लियर? चलिए तो एक काम करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो बच्चों फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, आपको बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है रे बच्चों। तो तुमको टेंशन निकालना है। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जल्दी कर लिया? ठीक है, देखते हैं। तो यार सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो हुआ क्या है कि एक 2 kg का मास तो आपने लटकाया ही है, साथ ही साथ आपने 50 न्यूटन का फोर्स भी लगाया है नीचे की तरफ। अरे बोलना बच्चों, हमने मास लटका कर फिर हम उसको खींच भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो यार ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बच्चों नीचे की तरफ 20 न्यूटन होगा उसको तो लिखोगे, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। अब चूंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है, जितना इलोंगेट होना था स्प्रिंग को इलोंगेट हो चुका है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी बच्चों टेंशन इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, और मिला जुला के यहाँ से आपको टेंशन मिल गया कितना? 70 न्यूटन। इज इट क्लियर? अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि रीडिंग कितना होगा, रीडिंग कितना होगा, तो रीडिंग का मतलब होता है टेंशन बाई जी। सही है? तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? 70 न्यूटन है, और जी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अब हर चीज़ ऐसा यूनिट में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो आपको रीडिंग मिलेगा वो रीडिंग ऑब्वियसली ये मास का ही देता है ना, कि कितने केजी का ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा आपका 7 kg। तो इसकी जो रीडिंग होगी वो हो जाएगी बच्चों 7 kg। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, इसमें ना दो स्प्रिंग बैलेंस है, एक का नाम है S1 और एक का नाम है S2, और आपको दोनों में रीडिंग बताना है कि कितना है। ठीक है, तो सही है, एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो इस पर नीचे की तरफ क्या लगेगा? 40 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले तो भाई ट्राई कर लो, भाई प्लीज ट्राई कर लो। ठीक है, कर लिया? चलो देखते हैं। बच्चों नीचे क्या लगेगा? तो 40 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर क्या लगेगा बच्चों? तो ऊपर लगेगा टेंशन, कुछ T1 बोल दो, है ना। और सुनो ध्यान से मेरी बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह टेंशन सेम होगा। रास्ते में कोई मास अटैच नहीं है, कहीं कोई पुली वुली चाहे कुछ भी मास वास नहीं है। बस इतना समझ लो कि एक ही धागा था और यहाँ पे बस उसको ऐसे घुमा दिया गया है। अरे बोलना यार, तो स्प्रिंग वगैरह भी तो वायर का ही ना बनता है, बोलो। तो समझो ये वायर सीधा है और इसी को ऐसा ऐसा घुमा दिया गया, तो टेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये जो धागा, ये जो स्प्रिंग और फिर ये जो धागा, ये सब में टेंशन सेम होगा। बस इतना है कि ये जो धागा है, चाहे ये जो सिस्टम है, वो इस ब्लॉक पे ऊपर टेंशन लगा रहा है, इस ब्लॉक पे बच्चों नीचे टेंशन लगाएगा। इसको हम लोग कह देते हैं T1। अरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन सेम है तो T1 ही बोलेंगे। चलो ठीक है, और इस पर फिर नीचे की तरफ एक 30 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। हाँ, अब इसमें टेंशन कुछ और होगा। तो चलिए इसके टेंशन को हम T2 बोल देते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ टेंशन कितना लगेगा? तो T2 ही लगेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, चलो हम बात करते हैं 4 kg वाले ब्लॉक की। तो फॉर 4 kg ब्लॉक बच्चों ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि रेस्ट में है ये, तो इसका मतलब हुआ T1 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। सही है। अब हमको बताना है कि रीडिंग क्या होगा। तो रीडिंग इन S2, रीडिंग इन S2 क्या होता है बच्चों? तो रीडिंग होता है टेंशन बाई जी। तो बताइए इस S2 में टेंशन कितना है? तो इसमें टेंशन T1 है, तो हम लिखेंगे T1 बाई जी। अरे बोलो यार, तो मिला जुला के देखा जाए तो T1 की जगह पे कितना आएगा? तो 40 न्यूटन, और G की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मिला जुला के ये जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी बताइए? 4 kg।
ये दिखाएगा कि इसमें रीडिंग 4 kg है। चलिए अब हम बात करेंगे 3 kg वाले ब्लॉक की। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक ऑफ मास 3 kg। इज इट क्लियर? 3 kg ब्लॉक ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये भी तो रेस्ट में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी T2 विल बी इक्वल टू कितना? तो नीचे वाला फोर्स है आपका 30 न्यूटन एंड प्लस T1। एंड बच्चों T1 की जगह पे हम लोगों ने निकाला है कितना है, 40 न्यूटन, तो आप 40 न्यूटन लिख दें। तो मिला जुला के आप बताइए T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 70 न्यूटन। अब मैं पूछूं कि इसमें रीडिंग कितना होगा, तो इसमें रीडिंग जो होगा टेंशन बाई जी होगा। तो आप देख लीजिए इस वाले में टेंशन कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन T2 है, यानी ये जो रीडिंग देगा आपको, रीडिंग ऑफ S2 अगर आपको निकालना है तो बच्चों वो हो जाएगा T2 बाई जी। T2 की वैल्यू कितनी आई है आप बताइए? 70 न्यूटन आई है। ठीक है, तो हम 70 डिवाइडेड बाई 10, और ऑब्वियसली आपका आंसर जो होगा वो केजी में होगा, इसका मतलब ये 7 kg दिखाएगा। और देखो बच्चों इतना निकालने के लिए कि ये 4 kg होगा और ये 7 kg होगा, ये सब एक्चुअली करना ही नहीं था। एक बात बताओ ना यार, इस स्प्रिंग ने किसको बैलेंस किया हुआ है? तो बस इसको बैलेंस किया हुआ है। बोलो ना बच्चों, अगर मान लो ये तुम्हारा हाथ होता तो तुम्हारे ऊपर किसका भार पड़ता? तो इसी का ना भार पड़ता है। तो जाहिर सी बात है ये बताएगा कि भाई मुझ पे 4 kg का भार है। लेकिन इस स्प्रिंग ने इस पूरे सिस्टम को बैलेंस किया है। अरे भाई हम धागा काट दें तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम कितने का है? 7 kg का है, तो ये 7 kg दिखाएगा। अरे भाई ये हम डायरेक्ट बता सकते थे कि भाई इसके नीचे 4 kg है और इसके नीचे पूरा 7 kg है, तो इसीलिए 4 kg दिखा रहा है और ये 7 kg दिखा रहा है। बोलो ना बच्चों यार, ठीक है सही है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा भी इतना आया था? बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यार, यहाँ पे एक ही मास लटका है लेकिन स्प्रिंग बैलेंस 2-2 है। और ये क्वेश्चन ना जेई में भी एक बार पूछा गया है कि मान लो 8 kg का ऑब्जेक्ट है तो ये कितना दिखाएगा और ये कितना दिखाएगा, और ऑप्शन था कि दोनों 8-8 kg ही दिखाएगा है। ये 4 kg दिखाएगा, ये 4 kg दिखाएगा, ये 16 kg दिखाएगा, ये 16, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो वीडियो पॉज करिए और खूब आराम से आप सोचिए और सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दोनों की रीडिंग क्या होगी? सोचो सोचो बच्चों। हो गया? ठीक है, अब सुनो। तो देखो क्या है कहानी कि बच्चों सबसे पहले यार इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? तो 80 न्यूटन लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? तो कुछ टेंशन। अब एक बात बताओ यार, यहाँ टेंशन मान लो T है, तो यहाँ टेंशन कितना? T ही होगा। बोलो यहाँ टेंशन कितना होगा? यहाँ टेंशन कितना होगा? जाहिर सी बात है ये जो धागा है वो स्प्रिंग को ऊपर खींच रहा होगा ना। बोलो, तो यहाँ भी टेंशन T ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, और अगर मास नहीं है तो इस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। अरे बच्चों F इज इक्वल्स टू एम में होता है। अब किसी चीज़ का मास ही 0 है तो उसका फोर्स भी 0 होगा। अब फोर्स 0 कब होगा? जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इक्वल हो जाए। और वैसे भी मैंने कहा था कि जब तक रास्ते में कोई मास ना मिले, टेंशन को हर जगह तुम सेम रखना। आप समझ रहे हैं? मास मिल जाए तब सोचेंगे भले हम, लेकिन मास ना मिले ना, अगर मास मिल जाए बच्चों तब देखना होता है कि फ्रिक्शन है कि नहीं है, वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल मास ना मिले तब तो कंफर्म है कि टेंशन हर जगह सेम होगा। तो यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन, और बच्चों मेरे रे यहाँ भी टेंशन T ही होगा क्योंकि ये धागा सेम है हैं। और फिर यहाँ भी टेंशन T ही होगा और यहाँ भी टेंशन T ही होगा। रास्ते में कहीं टेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। अरे बोलना, समझो ना, ऐसा है एक धागा था, ऐसे ऐसे कर्ल कर दिया गया, फिर सीधा कर दिया गया, फिर कर्ल कर दिया गया, फिर सीधा कर दिया गया। समझ रहे हैं? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन हर जगह सेम होगा। और अब आप बताइए जल्दी, इसको देखिए और मुझको बताइए कि टेंशन इज इक्वल टू कितना होगा? तो 80 न्यूटन होगा। बोलो, तो जो स्प्रिंग बैलेंस है दोनों, पहले हम एक काम करते हैं, हम H2 की ही बात कर लेते हैं, है ना बच्चों। रीडिंग ऑफ H2 की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो इस H2 में टेंशन कितना है? तो जाहिर सी बात है टेंशन T ही है। आप नीचे से देखिए चाहे ऊपर से देखिए, टेंशन T है। तो आप क्या लिखिएगा? तो T डिवाइडेड बाई G लिखिएगा। T की जगह पे कितना आया था? 80 न्यूटन आया था, और G की वैल्यू 10, मिला जुला के बच्चों 8 kg आंसर आ जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रीडिंग ऑफ S1 कितना होगा, अरे यार तो S1 में भी तो टेंशन T ही ना है, डिफरेंट टेंशन थोड़े है इसमें।
सेम टेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी T/g ही होगा, यानी ये भी 80 डिवाइडेड बाई 10 होगा, और इसका आंसर भी बच्चों मेरे 8 kg ही होगा। समझा क्या? बोले जल्दी। तो 10 स्प्रिंग बैलेंस भी लटका दे, है ना, तो वो सब आपको 8 kg बचे। एक्चुअली देखो बात क्या है ना, कि ये किसको बैलेंस करके रखा हुआ है? इसी को बैलेंस करके रखा हुआ है। अभी काट देंगे तो नीचे चला जाएगा, बोलो। तो इसने किसको बैलेंस किया? 8 kg, इसलिए दिखाएगा 8 kg का है। और इसने किसको बैलेंस किया है? रे भाई, तो इसने इस पूरे को बैलेंस किया है, और इस पूरे में इसके पास तो कोई मास है नहीं, यही अकेला है। तो इससे भी पूछोगे ना तो ये भी बोलेगा कि हम भी 8 kg को बैलेंस किए हैं, तो इसीलिए ये भी 8 kg दिखाएगा। ठीक है, अब आप जैसे सोचिए, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा, 8 kg एंड 8 kg। ठीक है, तो जैसे AIEEE यानी JEE मेन 2003 का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम अ हुक ऑफ द अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस एंड अच्छा, मतलब एक स्प्रिंग बैलेंस था ना बच्चों, एक स्प्रिंग बैलेंस, उसके हुक में एक और स्प्रिंग बैलेंस को जोड़ दिया गया, और शायद कोई m मास का ऑब्जेक्ट लटका दिया गया। बोलो, तो तुमसे बोल रहा है कि देन ट्रू स्टेटमेंट इज क्या? बोथ स्केल रीड्स m kg, ये भी m kg और ये भी m kg, दोनों m kg ही मेजर करेगा। तो यही तो सही है रे बच्चों, यही सही है, बाकी सब बकवास होगा। कह रहा है कि द स्केल ऑफ द लोअर रीड्स m kg, अपर जो है वो कोई, मतलब ये तो m kg रीड करेगा, लेकिन ये रीड करेगा ही नहीं। क्या बात करते हो यार, इसमें कोई टेंशन नहीं है क्या? टेंशन दोनों को है, और दोनों को टेंशन सेम है। ठीक है बच्चों, तो बाकी पढ़ के टाइम क्या वेस्ट करना, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए, हाँ, ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ वीडियो पॉज करो, बिल्कुल देखो क्या है सिचुएशन, थोड़ा बहुत कुछ भी ड्रॉ करो इसमें, कम से कम क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। ठीक है, कर लिया आपने, हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। कह रहा है कि इन द फिगर शोन अ मैन ऑफ मास 60 kg, अच्छा ये आदमी जो है इसका मास 60 kg है, स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन। अच्छा, ये जो खड़ा है ना बच्चों, ये एक वेइंग मशीन और लाइट है। लाइट का मतलब वो इसका कोई मास नहीं है, ठीक है, बहुत कम मास का होगा, 200-300 ग्राम का होगा तो क्या ही उसका हम मास मानेंगे। ठीक है, केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। अच्छा, ये जो पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है इसका मास 30 kg है, तो आदमी का 60 kg है, बॉक्स का 30 kg है। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप, मतलब रस्सी भी लाइट है, मासलेस है, ऑफ द अदर एंड विच इज हेल्ड बाई द मैन हिमसेल्फ। अच्छा, मतलब बॉक्स को एक रस्सी के जरिए बांध के रखा गया है, जिसका एक एंड जो है खुद इस आदमी ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, अच्छा आदमी इतना फोर्स लगा रहा है ना कि ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द वेट शोन बाय द मशीन इज, बताइए मशीन कितना वेट शो करेगा, और आंसर केजी में दिया है, तो बच्चों एक्चुअली मास ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? तो कहीं ना कहीं यार हमको बताना है कि ये मशीन कितनी रीडिंग दे रहा है, तो हमको ये बताना होगा कि इस मशीन के ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है, या ये मशीन इस आदमी पे कितना नॉर्मल लगा रहा है। तो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना बच्चों, तो यार ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, लेकिन यहाँ टेंशन लगेगा, और इस टेंशन के बारे में हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम टेंशन निकालते हैं। कैसे निकाला जाए? तो एक काम करिए आप ना, इस पूरे दोनों को मिलाते हुए एक सिस्टम मान लीजिए। हम मान लीजिए कि ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, पूरा ही एक सिस्टम है। अब आप बताइए इस सिस्टम का मास फिर कितना हो जाएगा? तो बच्चों बॉक्स है 30 kg का, आदमी है 60 kg का, तो टोटल 90 kg हो जाएगा, जिसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा 900 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा होगा? तो एक काम करते हैं ना, इस धागे में हम टेंशन T मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी टेंशन T होगा और यहाँ पर भी टेंशन T ही होगा। अरे सेम धागा है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है कि बॉक्स पे ऊपर की तरफ 2T लग रहा है, तो आप इक्वेट कराइए ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स को, क्योंकि बॉक्स तो रेस्ट में है। इसका मतलब 2T विल बी इक्वल टू 900 न्यूटन, तो यहाँ से आपको T मिलता है 450 न्यूटन। इज इट क्लियर? अब आप आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो ये रहा आदमी, इस पर सब, अच्छा आदमी कितने का है? तो 60 kg का है ना। तो सबसे पहले इस पर हम नीचे की तरफ लगाएंगे क्या, बोलो नीचे की तरफ क्या लगाएंगे?
600 न्यूटन। अरे 60 केजी का है भाई, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो ये जो वेइंग स्केल है या वेइंग मशीन है वो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, तो हम नॉर्मल लगा लेंगे। और ऊपर की तरफ यहाँ एक टेंशन भी तो लग रहा है, हम चाहते तो यहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है इधर कर रहे हैं। तो ऊपर एक टेंशन भी लग रहा है, क्योंकि आदमी जो है वो एक धागे को भी पकड़ के खड़ा है, तो वो टेंशन लग रहेगा। और टेंशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर लेंगे। चलिए अब क्या किया जाए, आदमी भी रेस्ट में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू 600। अब यहाँ से आप टेंशन की जगह पे 450 रखेंगे और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 600। तो यहाँ से आपको नॉर्मल कितना मिलेगा, तो बच्चों इसको उधर लेके जाओगे तो 150 न्यूटन मिल जाएगा। अब आपको रीडिंग बतानी है, तो हमने क्या पढ़ा था, रीडिंग क्या होता है, रीडिंग एक्चुअली होता क्या है, तो रीडिंग कुछ और नहीं, ये आपका नॉर्मल बाई जी होता है। तो बच्चों बताओ नॉर्मल कितना है, तो 150, और जी की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, तो जी की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं। तो मिला जुला के ये जो आंसर होगा ऑब्वियसली केजी में आएगा, और ये 15 केजी वेट मेजर करके बताएगा। समझ रहे हो, ठीक है बच्चों, तो आई थिंक समझ में आया होगा। मे भी पहली बार ऐसा क्वेश्चन था तो आपसे नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ ही में नहीं आया होगा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन की। अब जो है बच्चों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में नहीं रहेंगे, अब मूव करेंगे और वो भी एक्सेलरेशन के साथ। तो उन सिचुएशंस को हम कैसे डील करेंगे, मिलते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।